अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। सबसे पहला कनेक्टर है हमारा नेगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको अगर मैं नेगेशन करने बोलूं, नेगेट करने बोलूं कोई भी प्रपोजिशन की, तो आप क्या करेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब फॉल्स का उल्टा ट्रू कर देंगे, ट्रू का उल्टा फॉल्स कर देंगे। इसे 2 सिंबल से हम शो करते हैं, सभी को पता है, जैसे कि माई नेम इज रिया। इट इज नॉट द केस दैट माई नेम इज रिया या माई नेम इज नॉट रिया। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिखूं बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देन आ सकता है कि द समर इन मरीन इज हॉट एंड सनी। ठीक है ना। इसका अगर नेगेशन करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका नेगेशन होगा देयर द समर इन मरीन इज नॉट हॉट और सनी। यानी कि जो नोट वाली आपकी बात है, ये जितने भी नोट आज की क्लास में मैं आपको दे रही हूँ ना, इसी जरूर अपने कॉपी की हेडलाइन में लिख लेना। एंड का जब हम लोग नेगेशन करते हैं तो और आता है, और का जब नेगेशन करते हैं तो एंड आता है। दिस इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो नेगेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में आता है, क्योंकि नेगेट करे बिना तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। अब नेगेशन की बात आ जाती है तो नेगेशन जो होता है, वैसे भी हम लोगों ने कल भी देखा था, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव भी कैसे होता है। मैंने बोला कि नेगेशन ऑफ फॉर ऑल पीएक्स, तो एक्चुअली में आपको ये याद रखना है कि फॉर ऑल का जो नेगेशन होता है वो देयर एग्जिस्ट एक्स होता है। वैसे भी ये ट्रू है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी आप सभी लोग पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देखते हैं। अगर मुझे ऑल वाली डोमेन को नेगेट करना है तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल। अगर मुझे इसे नेगेट करना है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी करना है, तो मैं क्या करूँ, मैम एटलीस्ट एक ऐसा बच्चा ढूंढ लो जो स्कूल नहीं गया। सो ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, देयर इज और देयर एग्जिस्ट वन बॉय हु डिड नॉट वेंट टू स्कूल। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का नेगेशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर देयर एग्जिस्ट का मुझे नेगेशन करूंगी तो क्या मिल जाएगा, फॉर ऑल एक्स मिल जाएगा। तो मतलब सिंपल सा खेल है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, देयर एग्जिस्ट और नेगेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है जी। साथ ही साथ अगर देयर एग्जिस्ट है और क्यू एक्स है, नेगेशन किया हुआ है, तो देयर एग्जिस्ट का तो नेगेशन हो गया फॉर ऑल, और क्यू एक्स का नेगेशन हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू एक्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल हस्बैंड्स आर फेड अप विद देयर वाइफ्स। ये मैंने पेड कोर्स के अंदर भी सेम एग्जाम्पल आपको दिया था। तो आप देखो, ऑल हस्बैंड्स आर फेड अप विद देयर वाइफ्स, मुझे ये लिखना है ऑल हस्बैंड्स। तो मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल पी एक्स, जहां पर पी एक्स क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। इसका मुझे क्या करना है, नेगेशन करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसका नेगेशन कर दूंगी। तो देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर हस्बैंड, कोई तो एक ऐसा हस्बैंड है जो क्या नहीं है, फेड अप नहीं है अपनी वाइफ से। ऑल हस्बैंड्स आर फेड अप ऑफ देयर वाइफ्स, इसका मुझे नेगेशन करना है, तो कोई भी एक ऐसा पति ढूंढ लो जो अपनी बीवी से परेशान नहीं है ना। ये एक हम लोग ढूंढ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पिटाई भी नहीं होगी। तो बेसिकली बात ऐसी है, देयर एग्जिस्ट और नेगेशन ऑफ पी एक्स। इसको एक्चुअली में आप लोग क्या बोल रहे हो, इसको एक्चुअली आप नन ही बोल रहे हो। ये क्या है आप लोगों के लिए, नन ही है। अगर मैं फॉर ऑल पी एक्स का नेगेशन कर दूं, अगर मैं ऑल का कंप्लीटली नेगेशन कर रही हूं तो नन ही तो मिल रहा है मुझे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट पी एक्स, ये सम को शो करता है, इसका कंप्लीट नेगेशन कर रही हूं तो सम नॉट को शो करेगा। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल एक दूसरे के नेगेशन होते हैं। अच्छा, अगर एक चीज मैं आप लोगों से बोलूं कि ये वाली आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है कि इस वाली आइडेंटिटी का क्या करें, तो देखो इस वाली आइडेंटिटी के लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ याद करना है। देखो बचपन में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं और मैं आपको दोबारा से लिख कर दिखाती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ क्या है पहला स्टेटमेंट आप लोगों का आपसे कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इंप्लाइज लिखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास में था। फॉर ऑल के साथ में हमेशा क्या लगता है आप लोगों का, इंप्लीकेशन लगता है। अब इसको मत देखो, आप देखो बस इसका नेगेशन। अच्छा, इसका नेगेशन करने से पहले मुझे एक बात बताओ, इसे हम लोग खोल सकते हैं क्या?
P और Q की टर्म्स में अगर आपको याद हो तो P इंप्लाइज Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, negation of P और Q, X लगा दो, X लगा दो, ये लिख सकती हूँ क्या। बाहर फॉर ऑल ऑलरेडी चल रहा था और इसका होल का नेम नेगेशन हमको करना था, सही बात है। अब मैं क्या करूंगी, नेगेशन लगा दूंगी। तो नेगेशन ऑफ फॉर ऑल करोगे तो क्या आएगा मैम, देयर एग्जिस्ट आएगा। अगर मैं नेगेशन ऑफ पी एक्स करूंगी तो क्या आएगा मैम, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर मैं डिसजंक्शन का नेगेशन करूंगी और का नेगेशन करूंगी तो डी मॉर्गन लॉ से मुझे ये चीज पता है कि मैम ये क्या होगा, एंड हो जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा। तो कंजक्शन आ गया है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखो कंजक्शन आ गया है। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ क्यू एक्स लिखा है, उसका नेगेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा मैम, नेगेशन ऑफ क्यू एक्स आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ करने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। क्या मुझे ये रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे के पूरे में, बट उससे पहले मैंने इम्प्लीकेशन की आइडेंटिटी खोल दी सो दैट मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है। बाकी आपको बस एक चीज जो समझनी है वो ये है कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट एक दूसरे के नेगेशन होते हैं। वैसे तो इसको भी याद क्या करने की जरूरत है, समझने वाली चीज है। हाँ, बस कैसे लिखते हैं ऑल और कैसे लिखते हैं सम, कैसे लिखते हैं सम नॉट, कैसे लिखते हैं नन, ये चीज आप याद रख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि जो हम लोगों ने सीखा है क्या उससे हमारे नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे कि बड़ा फेमस सा एक सवाल है और ये आप लोगों के ही एग्जाम का सवाल है जो पहले आ चुका है। देखो कह रहा है कि आपको इसका लॉजिकल ट्रांसलेशन करना और बताना है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, ये आप लोगों को लिखना है। तो देखो नन है, फ्रेंड्स है और परफेक्ट है। तो मैंने एक तो ले लिया एफ, जिसके लिए मैंने बोला है कि फ्रेंड के लिए एफ लिया है, परफेक्ट के लिए मैंने पी ले लिया है। दो चीज मैंने यहाँ पर ली है। अब मुझे लिखाना है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट। मेरे पास में 4 ऑप्शन है। अब या तो डायरेक्टली आपको पता हो कि नन को कैसे लिखते हैं या फिर आप लोग बना के देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को अगर मैं रीड करना चाहूँ तो क्या रीड हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट का सिंबल है मैम, ये फ्रेंड का सिंबल हो गया और ये नेगेशन हो गया किसका, परफेक्ट का। मतलब कि मुझे ये बोल रहा है कि फ्रेंड एंड क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ पी एक्स यानी कि परफेक्ट। मैम यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो क्या है, परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो परफेक्ट नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ फ्रेंड हु इज नॉट परफेक्ट। क्या मुझे ये शो करना था? नहीं मैम, आपको तो नन शो करना था। तो क्या चॉइस एलिमिनेट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आगे देखते हैं मैम, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में देयर एग्जिस्ट, फिर फ्रेंड का नेगेशन किया हुआ है और एंड के साथ में परफेक्ट लिखा हुआ है। इसको भी पढ़ के देखती हूँ। देयर एग्जिस्ट अ एक्स वैल्यू हु इज परफेक्ट बट नॉट माई फ्रेंड, बट नॉट माई फ्रेंड, क्योंकि देखो फ्रेंड के आगे नेगेशन लिखा है। क्या ये मुझे शो करना था? नहीं मैम, ये भी हमको शो नहीं करना था। चलिए सी ऑप्शन करके देखते हैं। देयर एग्जिस्ट नेगेशन ऑफ फ्रेंड एंड नेगेशन ऑफ परफेक्ट, मतलब कि देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स हु इज नॉट माई फ्रेंड एंड हु इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। क्या ये मुझे शो करना था? नहीं यार मैम, ये भी हमको शो नहीं करना था। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो नेगेशन बाद में पढ़ूंगी, पर अंदर देखो, अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड है और परफेक्ट है और दोनों के बीच में एंड है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फ्रेंड हु इज परफेक्ट, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज परफेक्ट। इसका नेगेशन क्या हुआ है और इसका नेगेशन क्या होता है, नन होता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, देखो देयर एग्जिस्ट सम फ्रेंड व्हिच इज नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देयर आर सम पीपल हु आर नॉट माय फ्रेंड एंड परफेक्ट। देयर एग्जिस्ट सम पीपल हु आर नॉट माय फ्रेंड एंड आर नॉट परफेक्ट। साथ ही साथ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पर्सन हु इज माय फ्रेंड एंड परफेक्ट, यानी कि नन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आपको करना कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को सिंपली करना था ये कि आपको एक एक स्टेटमेंट रीड करके समझना था क्या लिखा हुआ है। सारे सिंबल्स अगर आपको पता है तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, खत्म बात। तो ये था 2019 का आप लोगों का सवाल। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो आप लोगों से बोला हुआ है कि करेक्ट फॉर्मूला बताना है दैट नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड। सभी के सभी रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं, मतलब कि देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर रेनी डे जो कि कोल्ड नहीं है, सिंपल। अब मैं कह रही हूं कि इन चारों में से पढ़ के देखो। देखो ये सब मत देखो आप, पहले आप ये देखो, फिर अपने आप देखना
देखो देयर एग्जिस्ट का सिंबल कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले तो चॉइस एलिमिनेशन लगाऊंगी। देखो चॉइस एलिमिनेशन कैसे लगाऊंगी कि देयर एग्जिस्ट, सॉरी फॉर ऑल के साथ में एंड लगा हुआ है, काटा लगा, फॉर ऑल के साथ में इंप्लीकेशन है, सही है, देयर एग्जिस्ट के साथ में इंप्लीकेशन है, काटा। मैं चेक ही नहीं करूंगी, चेक ही नहीं करूंगी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को मैं चेक ही नहीं करने वाली। आगे बढ़ जाते हैं, बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी को देखो, बी कह रहा है फॉर ऑल का सिंबल है, रेनी डे पर नेगेशन लगा हुआ है, इंप्लीकेशन है कोल्ड, यानी कि अगर वो दिन रेनी नहीं है तो वो कोल्ड नहीं हो सकता। मतलब समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है ये। देखो वैसे भी फॉल्स वाली वैल्यू हमेशा किसको करती है, ट्रू को ही इंप्लाई करती है, ये कल भी मैंने आपको सिखाया था। और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल, तो एक्चुअली में कुछ बन रहा है क्या, ये ऐसा बन रहा है कि सभी के सभी दिन के लिए अगर वो रेनी नहीं है तो वो कोल्ड ही होगा। मतलब जो भी दिन है जिस दिन बारिश नहीं होती है वो ठंडा दिन होता है। ये हमको शो करना था क्या, ये हमको शो करना था नॉट ऑल रेनी डेज आर, नहीं मैम आपको ये शो करना था कि कोई ना कोई ऐसा दिन है जहाँ बारिश हुई है बट ठंड नहीं लग रही है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। वैसे तो आंसर बिना चेक किए ही निकल गया, पर चेक करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ डे जो कि रेनी है और उस दिन कोल्ड नहीं है, यानी देयर एग्जिस्ट रेनी डे एंड दैट पर्टिकुलर डे इज नॉट कोल्ड, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 आया है। ठीक है, आप सब लोग मुझे बताते हुए चलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, दिस इज द रीजन आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास। सबसे पहली बात तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, और दूसरी ये चीज कि मैं चाहती हूँ कि आराम से आप अपनी पेज से, अब आप चाहो तो इसको पीछे जाके दोबारा से देख लो, बट देखो कि मैंने एक एक सेंटेंस कैसे बनाया है, पढ़ा है और फिर आंसर टिक किया है। राइट, बट ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। थंबनेल पर मैंने आज ये चीज निकाली है कि प्रीवियस ईयर में ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स आप लोगों की हो जाती है, या स्कोरिंग आपके लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि सेट्स एंड रिलेशन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से करते आ रहे हो मैथमेटिक्स में, तो अगर आप इसको कंसोलिडेट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि कोई एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है, इंटीजर्स है बट आप लोगों के ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनके ऊपर बात की जा रही है। राइट, आगे ये कह रहा है कि अगर A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर डिस्टिंक्ट एंड हैव अ कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, कि अगर A को रिलेट होना है B से तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पहली बात तो डिस्टिंक्ट है, और ये कह रहा है कि इन दोनों के पास में एक से ज्यादा कोई और 1 के अलावा भी इनके पास में कॉमन डिवाइजर होने वाले हैं। अब बात ऐसी है, अगर ऐसा होता है जहां पर A और B रिलेटेड होता है आपस में, तो सबसे पहली बात डिस्टिंक्ट होने की वजह से रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमको पता है मैम कि जो रिफ्लेक्सिव आपके पास में होता है, रिफ्लेक्सिव का एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिविटी जो होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि इफ A हैज टू बी रिलेटेड टू B देन A मस्ट बी इक्वल्स टू B। राइट, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप चॉइस एलिमिनेट कर सकते हो, किसको, जहां पर भी रिफ्लेक्सिव लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन है जो आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा। नॉट रिफ्लेक्सिव वाले ऑप्शन ही हम लोग वैलिड देखने वाले हैं। आगे देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बाद में हमारा दूसरा जो स्टेप होता है चेक करने का, वो होता है किसी भी रिलेशन के अंदर कोई भी सिमेट्रिकनेस है या नहीं है। सिमेट्रिकनेस का मतलब ये है कि अगर मेरे को गिवन है कि A इज रिलेटेड टू B then B must also be related to A, ये मेरी कहलाती है सिमेट्रिकनेस। अगर A B है तो B A होगा, ठीक है, अगर है तो ही चेक करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसमें मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखो सीन ऐसा है कि मैम A और B को हम रिलेट कर रहे हैं, अब A और B डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, कोई इशू नहीं है, पर इसमें यह भी बोला जा रहा है कि 1 के अलावा भी इनके और क्या है, फैक्टर्स है। अब जब 1 के अलावा भी इनके फैक्टर्स है तो डेफिनेटली बात ऐसी होगी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मैं एलसीएम भी फाइंड आउट करूँ तो मुझे डेफिनेटली बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। और अगर कॉमन डिवाइजर इनके पास में कोई है, जैसे कि हम लोग देखिए कि कॉमन डिवाइजर है इनके बीच में, A और B के बीच में, तो डेफिनेटली है कि B और A के बीच में भी वो चलेगा। अगर A और B के बीच में है तो B और A के बीच में भी चलेगा, यानी हर केस के लिए सिमेट्रिक होगा। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं समझ में आता तो आप कोई एक एग्जाम्पल लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप लोग 2 और 4 का एग्जाम्पल ले लो। अगर आपके पास 2 और 4 है तो इनके कॉमन डिवाइजर 2 है, 1 के अलावा एक 2 भी है, तो वहां पर आपका 2 और 4 है तो 4 और 2 भी होगा, क्योंकि इनका भी कॉमन डिवाइजर 2 निकल के आ सकता है जो 1 के अलावा है। आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि आपको सेट भी ऑलरेडी गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, तो इसीलिए आपका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सिमेट्रिक भी है। इसके अलावा आपका एक रिलेशन और होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिटिविटी चेक करना, राइट। ट्रांजिटिविटी हम लोगों को कैसे चेक करनी होती है भाई, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और सबसे ज्यादा यूज भी आई थिंक ट्रांजिटिविटी हमारी आती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वगैरह सब जगह ही। इफ A is related to B and B is related to C, then A must also be related to C, ये हमारी ट्रांजिटिविटी कहती है। आप इसको ऐसे भी पढ़ते हो कि अगर AB है और BC है तो ये दोनों डायगोनल वाली कट जाएंगे और मेरे पास में AC आ जाता है। इसी को इसी तरीके से रीड करना है, ठीक है ना, उल्टा नहीं कर सकते आप, यहीं पर रिलेट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह रही हूँ कि A और B रिलेटेड है, B और C भी रिलेटेड है, तो क्या A और C ऑटोमेटिकली आपस में रिलेटेड हो सकते हैं? मुझे बताइए, सोच के देखिएगा कि क्या ये पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, देखो 3 और 15, A और B मैंने 3 और 15 ले लिए, ठीक है, और C की वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल 5। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर 3 और 15 का रिलेशन है, 15 और 5 का भी रिलेशन है, बट 3 और 5 रिलेटेड नहीं है। देखो सिमेट्रिक हो सकता है पर ट्रांजिटिव होने के चांसेस नहीं है। मैंने एक केस यहाँ पर लेके भी प्रूव कर दिया, राइट। यानी कि यहाँ पर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये टॉपिक मैं आज इसलिए ले रही हूँ, थंबनेल पे भी मैंने इसलिए लिखवाया है कि भाई ये स्कोरिंग है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करो, एक ऐसा केस ढूंढ लो जहां पे वायलेशन हो रहा है तो आपका काम हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिविटी, ठीक है, सिमेट्रिकनेस और रिफ्लेक्सिविटी, ये तीनों चीजें अगर किसी एक रिलेशन में होती है तो हम उस रिलेशन को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस बोल देते हैं, ठीक है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक और हमने पढ़ा है जी पोसेट, सबसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तो पोसेट का ही होता है, क्योंकि पोसेट ही है जो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए बूलियन अलजेब्रा बनाता है। पोसेट से हैसी डायग्राम या लैटिस, और लैटिस के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के ही हम बूलियन अलजेब्रा बनाते हैं। अब जो पोसेट होता है, यानी कि जो आप लोगों का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, राइट, पार्शियल ऑर्डर का मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए, ट्रांजिटिविटी भी होनी चाहिए, पर सिमेट्रिकनेस की जगह एसिमेट्रिक यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का मेरा यही आप लोगों से होमवर्क का सवाल है। अगर बात करूं एक सिंपल ग्राफ की, तो वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ग्राफ आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दिया है, ना तो कोई पैरेलल एजेस होंगी, ना ही इसके अंदर कोई सेल्फ लूप होगा, यानी कि इस तरीके से कभी ना तो कोई सेल्फ लूप होगा, ना ही मेरे पास में इस तरीके से ए और बी के बीच में दो पैरेलल क्या हो सकती हैं, एजेस हो सकती हैं, ये कभी नहीं होगा। ये एक सिंपल ग्राफ है। देखो आप लोगों के पास में है हैंड शेकिंग लेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसको आप लोग डिग्री थ्योरम भी बोलते हैं, सम ऑफ डिग्री थ्योरम। सबसे पहली बात तो जो सम ऑफ ऑल डिग्रीज होता है आपके पास में, यानी कि सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, यही आपकी हैंड शेकिंग लेमा होती है। हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा जो आप लोगों का सम ऑफ डिग्री होता है वो कितना आता है, इवन आता है हर बार, हर बार। दूसरा, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस जो कि ऑड डिग्री वाली है, वो नंबर के अंदर इवन होती है, ठीक है जी, हमेशा नंबर के अंदर कितनी होती है, इवन होती है। नंबर ऑफ वर्टिसेस विद द ऑड डिग्रीज, वो भी कैसी होती है, हमेशा इवन होती है। अगर मेरे पास में कोई एक ग्राफ है जिसमें मेरे पास में कुछ ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो वो भी नंबर में कितनी होंगी, इवन ही होंगी, जैसे कि 2 होंगी या 4 होंगी, कि 4 ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी ऑड डिग्रीज हैं। ये हमेशा ट्रू होता है। ये सारे के सारे इंटरप्रिटेशन है हैंडशेकिंग लेमा के, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया कि टोटल डिग्रीज जो होती है उसका सम अगर करेंगे तो ट्वाइस एजेस आ जाएगा। ये सिर्फ रटना नहीं है, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है जिससे आपके असर्शन रीजन बनते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि सम ऑफ ऑल द डिग्रीज बी इवन होता है। अगर आपके पास में और डिग्री वाली वर्टिसेस हैं तो वो काउंटिंग के अंदर हमेशा इवन ही होंगी, तभी तो ट्वाइस आएगा ना।
दूसरा सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस विद द ऑड डिग्री, ये भी आपके पास में हमेशा क्या होता है, इवन ही आता है। तो यूलर ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जब मेरे पास में क्या हो, एक ऐसा ग्राफ हो, यूलर ग्राफ मतलब ई फॉर एजेस वाला ग्राफ है ये, जिसके अंदर मेरे पास में सभी के सभी वर्टिसेस की डिग्री सबसे पहली बात तो इवन आएगी, और अगर मेरे पास में एक यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ग्राफ जिसके अंदर यूलर पाथ है। यूलर पाथ किसे बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर आप सभी लोग, पाथ अभी अभी हमने सीखा था है ना, एक वर्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्टिसेस रिपीट नहीं कर रहे हैं, एजेस भी रिपीट नहीं कर रहे, तो उसे हम लोग बोल देते हैं यूलर पाथ, ठीक है ना। ई फॉर हाँ, ई फॉर यूलर और ई फॉर एजेस, जहां पर एजेस रिपीट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कोई भी अगर एक यूलर पाथ है तो वहां पर मेरे पास में एट मोस्ट क्या हो सकती हैं, 2 वर्टिसेस ही हो सकती हैं और डिग्री वाली। ये भी आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास में कोई एक ग्राफ है जिसमें यूलर सर्किट है, यानी कि अगर वो यूलर ग्राफ है तो उसके अंदर हमेशा वर्टिसेस इवन डिग्री की होंगी, सारी की सारी। अगर मेरे पास में कोई भी एक इवन डिग्री वाली वर्टिसेस हैं किसी भी एक ग्राफ के अंदर जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है, तो वो हमेशा यूलर ग्राफ होता है ना, बिल्कुल। ई फॉर यूलर, ई फॉर ग्राफ, जिसके अंदर क्या रिपीट नहीं हो सकती, एजेस रिपीट नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना, एजेस रिपीट नहीं हो सकती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर ग्राफ। आप लोगों के सामने है बाय पाइट्राट ग्राफ या फिर एक प्लानर ग्राफ, दोनों एक और ग्राफ की ब्रांड है जो आपको याद रखनी है। देखो बेसिकली बाय पाइट्राट ग्राफ जो होता है आप लोगों का, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर मेरे पास में 2 डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, या आप कह सकते हो बाई का मतलब यहाँ पर 2 है, तो 2 पार्टीशन जब मैं बना लूं किसी एक सिंगल ग्राफ के अंदर तो उसे मैं बाय पाइट्राट ग्राफ बोलती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मेरे पास में 2 डिपार्टमेंट है। अब 2 डिपार्टमेंट का सीन ऐसा है कि जो एक पार्ट के अंदर मेरे पास में वर्टिसेस आ रही है उनके बीच में कभी भी कोई डेडिकेटेड एज नहीं होंगी, हमेशा मेरे पास में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए डेडिकेटेड एजेस हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, और इससे होंगी वो भी कितनी भी हो सकती हैं, बट कभी भी एक पार्ट में आने वाले वर्टिसेस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बाय पाइट्रेट ग्राफ। ये भी याद रखना कि इनका जो क्रोमेटिक नंबर होता है ना, इनका जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो भी हमेशा 2 ही होगा। क्यों, आप यहाँ पर एक कलर कर दो, यहाँ पर दूसरा कलर कर दो, हमेशा इसका क्रोमेटिक नंबर 2 ही आएगा, ठीक है ना। एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं हो सकता, यही ग्राफ कलरिंग का रूल होता है। और क्रोमेटिक नंबर भी यही होता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कलर, मिनिमम कितने नंबर ऑफ कलर्स आप लोगों को रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर कितने हैं रिक्वायर्ड वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रेगुलर ग्राफ अलग है और साइक्लिक ग्राफ तो बिल्कुल ही अलग है। रेगुलर ग्राफ में जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे पास में साइकिल हो, वो सिर्फ एक ही ग्राफ के लिए हुआ था जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 5 वर्टिसेस के साथ में एक रेगुलर ग्राफ बनाओ, वो साइक्लिक आएगा कि नहीं आएगा चेक करो। ठीक है, तो यहां पर मैं 2 सेट्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। वर्टिसेस जो होती हैं वो हमेशा सिर्फ अपने जो एडजेसेंट पार्ट है उसी के साथ में एडजेस बनाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 आएगा, ऑड नंबर की साइकिल इसके अंदर होती है। जो सब ग्राफ होता है वो पाइट्राइट का, वो भी कैसा होता है, बाय पाइट्रेट ही होता है, ये भी याद रखना है आपको। और सब ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, अगर मेरे पास में एक ग्राफ G है तो इसका जो सब ग्राफ G होगा इसके अंदर क्या होंगी, इसी के एजेस की सबसेट होगा और उसी के वर्टिसेस का सबसेट होगा, ठीक है ना। और जिसके अंदर ग्राफ के अंदर जिसके अंदर या जो 2 वर्टिसेस के बीच में एजेस थी वही मेरे सब ग्राफ के अंदर भी होंगी, हाँ बट वो कम होंगी, है ना, मे बी लेस देन और इक्वल्स टू, वो वाला सीन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर मैं एक बाय पाइट्रेट ग्राफ का सब ग्राफ लूंगी तो वो भी बाय पाइट्रेट ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी बाय पाइट्रेट ग्राफ कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस, उसके अंदर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कितनी एटमोस्ट एजेस हो सकती है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर एजेस हो सकती है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप लोगों को एग्जाम में दे दिया जाए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास में 16 वर्टिसेस हैं
तो आप बताइए कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है। तो आप तो चला के निकाल भी सकते हो, बट अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा 64। ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग। फॉर्मूला याद अगर रख पाओ हो तो रख लेना, बढ़िया काम आप लोगों के आ जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। वो कितनी हो सकती है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। देन आता है आप लोगों का गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानर ग्राफ। भाई प्लानर ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर मेरे पास कभी भी क्रॉस एजेस नहीं होती हैं। क्रॉस एजेस का मतलब क्या होता है कि यहां पर आप नोटिस करिएगा कभी इस तरीके से फॉर्म होता नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये एक ग्राफ है और आपको मुझे बताना है कि क्या ये ग्राफ प्लानर है या नहीं है। वैसे ही आप लोगों के 2021 का सवाल है, वैसे मैंने आगे क्वेश्चन लिया है तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। बट ये देखो आप, ये एक ग्राफ है जो मैंने बनाया है। दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ विद 4 एजेस। आप मुझे यहाँ पर देखकर बताइए कि क्या ये प्लानर है या नहीं है। वैसे देखने में ये क्या लग रहा है आप लोगों को, प्लानर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैम देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस एजेस मेरे पास में है ना। ये फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप बोलोगे मैम ए सी जो है वो बी डी को कट कर रहा है, बट मैं क्या बोलूंगी कि ऐसा है नहीं। अगर आप किसी और प्लेन में लेके जाओगे तो आप लोगों को अगर मैं इस तरीके की एक ग्राफ बना के दे दूं जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर आप नोटिस करो तो आप यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, क्रॉस ओवर एजेस नहीं है। यानी कि ये ग्राफ कैसा हो गया, प्लानर हो गया। दिखने में नहीं लग रहा था बट एक्चुअली में हो गया है। वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लानर ग्राफ। ठीक है, सबसे आसान तरीके का सवाल है आप लोगों का ये कि कैसे। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को कोई भी एक ग्राफ दे दूं तो उस ग्राफ को आपको प्लानर अगर प्रूव करना है तो उसके इसी तरीके से सारे आइसोमॉर्फ्स आप लोगों को बना के देखने होते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कि वो प्लानर ग्राफ है या नहीं। वैसे तो देखो इसका डेडिकेटेड फॉर्मूला भी होता है, बट आपको मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, वो फॉर्मूला काम नहीं आता है। प्लेलिस्ट पे जाके देखना, कंप्यूटर साइंस का 2021 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवाया, उसमें मैंने वो क्वेश्चन कराया था और आपको बताया था कि कैसे फॉर्मूला या वो शॉर्ट ट्रिक जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो फेल हो जाती है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ड्रॉ करके देख लो कि क्रॉसओवर एजेस को रिमूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यूजुअली अगर आप लोग देखो तो आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम प्लानर ग्राफ्स को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक प्लानर ग्राफ है तो प्लानर ग्राफ के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि मैक्सिमम क्रोमैटिक नंबर जो है वो 4 ही आता है। ठीक है, क्योंकि कोई क्रॉसओवर एजेस तो होती नहीं है, एडजेसेंट एजेस जो है वो मुझे देखकर चलना होता है। अगर मेरे पास में ई वर्टिसेस हैं और मेरे पास में ई एजेस हैं और वी वर्टिसेस हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास में जो नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं वो होते हैं आर। बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉपर्टी। याद आ रहा है क्या? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो एक तरीके की क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। सही बोल रही हूं क्या, या इज इट अ टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? हाँ जी, फॉर्मूला रहने दीजिए। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर हम लोग ब्रांच वाला फॉर्मूला देखते हैं। रिमेंबर, अगर मेरे पास में कोई पीस ऑफ कोड लिखा है, उस पीस ऑफ कोड के अंदर मैं क्या करती हूँ, ब्रांच टेस्टिंग लगाती हूँ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग लगाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास में एक तरीका आया था जिसका नाम है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। कोई मुझे इसके इन्वेंटर का, फाउंडर का नाम दे सकता है जिन्होंने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बनाई थी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं कितना थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो आप लोग। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये मेरा सवाल है आपसे। तो वहां पर भी बेसिकली हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, इफ यू रिमेंबर, वहां पर भी हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, देख रहे हो क्या? तो R इज इक्वल टू E माइनस V प्लस 2। यहाँ पर एक्चुअली में रीजन डिविजन हो जाता है, ठीक है ना, एक वो पार्ट और एक वो पार्ट। इस तरीके से रीजन जब हम डिवाइड कर लेते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड वाला रीजन, तो वहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास में बनता है। एक्चुअली में ये जो 2 है ये K+1 से आता है, जो यहाँ पर मैंने इलैबोरेट भी कर दिया। देखो, E माइनस V प्लस K+1, जहां पर जो आप लोगों का K है वो क्या है, कॉम्पोनेंट है। किसका कॉम्पोनेंट? किसी भी एक ग्राफ को कनेक्ट करने वाला कॉम्पोनेंट। जब भी मैं एक पैरेलल प्लानर ग्राफ बनाती हूँ तो हो सकता है कि एक कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो वहां पर कंपोनेंट्स को
कि कितने कंपोनेंट है किसी एक ग्राफ के अंदर, है ना। जैसे कि एक ग्राफ आप लोगों का है तो ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, तो कितने कंपोनेंट है वो k से हम शो करते हैं, तो वो k+1 आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रीजन अगर आपको निकालने बोले किसी भी एक प्लानर ग्राफ के, तो यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, रीजन इज इक्वल्स टू एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 2। सेम चीज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम लोग पढ़ते हैं। मैक कैबे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये तो खुश कर दिया आप लोगों ने, है ना। वेरी गुड शामिलीना, पूनम ने भी ठीक ही लिखा है। 2 क्वेश्चन मार्क इसके सदा बाहर चलते हैं पर बिल्कुल ठीक है ना। मैक कैबे जो है वो बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। इन्होंने ही साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बनाई थी। अगर गूगल किया है तो नॉट वेरी गुड, बट इफ यू हैव नॉट गूगल्ड एंड स्टिल यू रिमेंबर द नेम देन इट इज वेरी गुड। आगे देखिए हम लोग बात करें अगर, तो अगर आपके पास में एक कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है जिसके अंदर ग्राफ को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, तो ई एजेस और वी वर्टिसेस के साथ में हमेशा याद रखेंगे 3v माइनस ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो 2v माइनस ई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद है क्या। देखो यूजुअली मैं आपको बोलूंगी कि आप इस फॉर्मूले को ना ही यूज करें तो ही बेहतर है, डायरेक्टली निकाल के देख लो। अगर आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके देखते हो, ठीक है, बेसिकली ये v और e लगा के देखना, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ जाती है तो हम हमेशा उसको प्लानर ग्राफ मानते हैं, ठीक है ना। बट ये ऑड के लिए हैं, ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर हैं तो ये हैं। इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए वो फॉर्मूला होता है 2v माइनस ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पर क्रुस्कल्स पूछा हुआ है, हमको पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको बनाना होता है, और प्रिम्स कनेक्टेड वे में काम करता है, क्रुस्कल्स डिसकनेक्टेड वे में काम करता है। करना कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरू कर सकते हो और आपको उसकी क्या करनी है, नॉन कनेक्टेड एजेस चूज करनी है जिसका कॉस्ट मिनिमम है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में कितना है, एफ तक है, नहीं ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ और जी, यानी कि टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास 7 है ना। मेरे पास में 7 वर्टिसेस हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 6 7, हाँ 7 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे कितनी एजेस की रिक्वायरमेंट है, मैम आपको 6 एजेस की रिक्वायरमेंट है ना। n-1 मेरे पास में एजेस होती है, तो आप लोग देख सकते हो सभी में 1 2 3 4 5 6, सब में 6 ही आप लोगों को एजेस दिखेगी। अब मैं यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट वाली एज लूंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपके पास में देखो एडी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप ए जी भी ले सकते हो सॉरी, फिर आप लोगे ये, अरे रुक जा, है ना, फिर आप सी जी ले लोगे, ए डी ले लोगे, सी जी ले लोगे या जी सी ले लोगे। उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप ए जी लो, आप बी जी लो, उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप ए ई लो, बी एफ लो। मतलब कुल मिला के आपको सबसे मिनिमम वाले ही ढूंढने जी, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। सबसे मिनिमम वाले ढूंढने हैं, बस ये कोशिश करना कि मिनिमम वाले ढूंढते समय आप लोगों को लेवल वाइज चलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइक एडी जो है वो पहले लोगे जीसी से, उसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एई पहले आ रहा है किसके कंपैरिजन में, बीसी के कंपैरिजन में, तो आप एई को पहले ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्राई करना होगा और आपको बनाना होगा। जैसे कि हम ऑप्शन में देखो एलिमिनेट कर सकते हैं, एडी आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने एई ले लिया, उसके बाद में आपने एजी लिया, तो देखो ये गलत है क्योंकि आप एजी को पहले लोगे ना भाई, मतलब कम साइज वाली वर्टेक्स है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो जीसी आपने लिया, ठीक है, जीसी आपने ले लिया, फिर आपने जी भी लिया, जी नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि आपको पहले एडी लेना चाहिए था भाई, छोटा है, 2 है, 3 है। जीसी आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने एडी लिया, ये ठीक है, फिर आपने जी भी लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने जी ए लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने क्या लिया, बी एफ लिया, फिर आपने बी एफ लिया, ठीक है, आप बी एफ भी ले सकते हो, आप बी सी भी ले सकते थे, ए ई भी ले सकते थे, फिर आपने ए ई ले लिया, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द एज है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट किया है, ठीक है। आगे देखिए, ए डी आपने लिया, ठीक है, ए जी आपने लिया, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है ना। अगर सारी इक्वल हो जाती है तो फिर मैं लेवल वाइज कंसिडर कर लूंगी, और अगर ऐसा नहीं है कि सारी इक्वल नहीं है तो आप
चूज कर सकते हो आराम से, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है।